हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th यूपी के लिए बायोलॉजी की क्लास है। पिछली क्लास में हमने मानव में परिवहन के बारे में पढ़ा था। हृदय में रक्त का कैसे प्रवाह होता है और वो पूरे बॉडी में जो है शुद्ध रुधिर कैसे प्रवाहित होता है और पूरे बॉडी से जो है अशुद्ध रुधिर कैसे हृदय के अंदर आता है। अब उसमें कुछ चीज़ें जो है छूट गई थी तो उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे धमनियाँ शुद्ध रुधिर ले जाती हैं, उनकी भित्ति मोटी और दीवारें लचीली होती हैं और उसकी गुहा पतली होती है, यानी उसका डायमीटर कम होता है, क्योंकि धमनियों में झटके के साथ रुधिर बहता है। उसकी अपेक्षा शिराएं वो उनकी गुहाएं मोटी होती हैं और उनकी भित्ति पतली होती है और वो कम लचीली होती है, क्योंकि वो पूरे बॉडी से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले आती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगता, इसलिए उनकी दीवारें ज़्यादा लचीली नहीं होती। रुधिर के कौन कौन से भाग होते हैं? रुधिर जो है वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स से मिलकर के बना होता है। अब WBC क्या करता है? WBC जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सूक्ष्म जीवाणु जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनका भक्षण करता है, यानी शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को सुरक्षित रखता है। RBC उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है और उसी की वजह से जो है हमारे रक्त का रंग लाल होता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? वो हमारे रक्त का थक्का बनाती हैं। जब कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसी जगह पर जो है वो एक कोशिकाओं का एक जाल बना लेती हैं, जिससे ब्लड का रिसाव बंद हो जाता है। तो ये जो है आपके रुधिर के भाग हो गए। लसिका क्या है? लसिका जो है छना हुआ रुधिर है। केशिकाओं में जो रुधिर बहता है उसमें से कुछ रुधिर छन जाता है, जिसमें प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं और ये जो है शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पादपों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं। जाइलम जड़ों से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है वहाँ तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जहाँ पर भोजन बना होता है, यानी ज़्यादातर पत्तियों में भोजन बनता है, तो भोजन बने हुए स्थान से पौधे के सारे शरीर तक जो है वो भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक जो है वो पौधों में परिवहन का कार्य करते हैं। जो पौधों का परिवहन तंत्र है वो मानव जैसा विकसित परिवहन तंत्र नहीं होता है, उतना तीव्र गति से कार्य नहीं करता है जैसा कि मानव में करता है। तो आज की कक्षा में इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। पौधों में कैसे परिवहन होता है, इसके अलावा जल का वहन कैसे होता है और खाद्य पदार्थों का वहन कैसे होता है। आइए इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए ब्लड का जो कौन कौन से उसके भाग होते हैं। जैसे RBC के बारे में हमने बताया, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। WBC संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है, यह शरीर में आए हुए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। प्लेटलेट्स रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। और लसिका छना हुआ रुधिर है, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करता है। यह आपका लसिका है। अब आइए पादपों में परिवहन के लिए जाइलम ऊतक है।
इसको देखें, जाइलम ऊतक पादप की जड़ से खनिज, लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक पहुँचाया जाता है उसके द्वारा। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबद्ध हो जाता है। फ्लोएम ऊतक भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक करता है। अब आइए देखिए, पादप में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। जल तथा लवण मृदा से पत्तियों तक जाइलम कोशिकाओं द्वारा परिवहित होते हैं। जड़, तने तथा पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं मृदा से लवण लेती हैं। ये मृदा तथा जड़ के लवणों की सांद्रता में फर्क उत्पन्न कर देता है, माने एक तरफ ज़्यादा सांद्र होगा, एक तरफ कम सांद्र होगा। इसलिए जल की निरंतर गति जाइलम में होती रहती है। एक परासरण दाब उत्पन्न होता है और जल और लवण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण के कारण परिवहित होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की निरंतर हानि होती है तथा चूषण बल उत्पन्न होता है, जिससे जल तथा लवणों की निरंतर गति होती रहती है और जल तथा लवणों का परिवहन होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों से जल की हानि होती है। बड़े बड़े वृक्षों में भी आपने देखा होगा कि नीचे से ऊपर तक जल चला जाता है और ये चूषण दाब ही कार्य करता है उसमें। आइए भोजन का स्थानांतरण देखते हैं। भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है पादपों में। तो पौधों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा भंडारण अंगों जैसे जड़, फल, बीज तथा विकासशील हिस्सों में परिवहित होता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यह कार्य चलनी कोशिकाओं तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। भोजन कणों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है। अब इतना आप समझ लीजिए कि जल और खनिज लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जबकि भोजन के कणों का ऊपर नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। स्थानांतरण की क्रिया एक सक्रिय क्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। पदार्थों का स्थानांतरण पत्ती की कोशिकाओं या भंडारण के स्थान से फ्लोएम ऊतक में होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी अणु से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा परासरण दाब बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप जल बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है। यह क्रिया भोजन का परिवहन पादपों के समस्त हिस्सों में कायम करती है। तो आपने देखा कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, जल और खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है और भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो ये आपका परिवहन टॉपिक खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चन आप देख लीजिए आज के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, रक्त के भाग कौन कौन से हैं। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। पादप में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है और पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। आपने परिवहन देखा जो है वो जंतुओं में कैसे परिवहन होता है और पादपों में कैसे परिवहन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतुओं में परिवहन हृदय और रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है और पादपों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के द्वारा होता है। और परिवहन तंत्र की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने बताया था कि हमारा हृदय जो है पंप की तरह कार्य करता है। तो आपने इन सारी चीज़ों का अध्ययन पिछले 2 दिनों में किया, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। और जो आज आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पौधों में जल और खनिज लवण का कैसे परिवहन होता है, भोजन का परिवहन कैसे होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा धमनी और शिरा में अंतर। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़िया से नोट्स बनाइए, उसका अध्ययन करिए, किताब पढ़िए
और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।